नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज इस लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे चैप्टर 9 पार्ट 1। चैप्टर 9 पार्ट 1 किस सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट ऑफ 12th क्लास हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चंस एंड आंसर, यानी कि मेरे इस क्लास का जो ड्राफ्ट है या प्रारूप है वो इस तरह का है कि क्वेश्चन आंसर के प्रारूप में ही आपसे डिस्कशन किया जाएगा या पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री, और ये चैप्टर 9 है। बस आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के साथ ही मॉडर्न स्टार्ट होने वाला है, यानी 12th क्लास का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है, भाग 3 जिसमें आता है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप शुरू से लेक्चर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास, चैप्टर 9 पार्ट 1। अब चैप्टर 9 में कौन सा चैप्टर है? विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज, मेडिएवल सोसाइटी थ्रू फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर सीरीज में जो आप पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी चैप्टर आपने जो पढ़ा कि मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री भारत आए थे, उन्होंने अपने नज़रिए से जो उन्होंने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे रहे और जो उन्होंने देखा सुना, तो उन्हीं को संग्रह करके या अपने संस्मरण के आधार पे उन्होंने पुस्तक के रूप में, साहित्य के रूप में सृजित किया, जो आज इतिहास निर्माण में काफ़ी सहायक है। या ये कहें कि आज भी कोई शोधार्थी या कोई विद्यार्थी मध्यकाल के इतिहास के बारे में जानना चाहता है तो वो इन पुस्तकों का अध्ययन करता है। यानी इन यात्रियों द्वारा जो लिखे गए जो पुस्तक है, इन्होंने जो बताया, जो लिखा, तो उन पुस्तकों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानने की स्रोत प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चैप्टर 9 पार्ट 1। अभी मैं बता देती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये आपके 12th क्लास का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है बिहार बोर्ड का, वो 50-50 है। 50 यानी कि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से ही आप आसानी से सब्जेक्टिव बना सकते हैं। मैं दूसरे तीसरे चैप्टर में जो है पार्ट में है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, बस चैनल पर आप बने रहें। चलिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन्हें मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़े से ब्रीफ करके आपको आंसर बताते चलूँ, और जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ओके, एक बात और बता दूँ, जितने भी विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने कुछ तो अपने आंखों देखा, जो देखा वो लिखा, कुछ उन्होंने सुना, और कुछ तथ्यों का उल्लेख उन्होंने जिस उनके पहले जो यात्री आ चुके थे और उन्होंने जिस तरह से उसे सृजित किया या जैसे बताया, उनसे प्रभावित होकर उनको अनुसरण करके उन्होंने अपनी पुस्तकों का सृजन किया। तो पहला क्वेश्चन जो है, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बर्नियर के अनुसार। और एक बात मैं और बता दूं कि इस चैप्टर में, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, ये विदेशी यात्रियों द्वारा मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत जो प्राप्त होते हैं, तो उस समय विदेशी यात्री, किन किन विदेशी यात्रियों का जिक्र करेंगे? सबसे पहले करेंगे अल-बर्नी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। उसके बाद से अब्दुल रज्जाक, उसके बाद से इब्न बतूता, या प्राचीन काल की बात करें तो मेगास्थनीज, फैयान, वेंसंग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, अल-बर्नी तो मध्यकाल में आया। अभी मैंने मेगास्थनीज, फैयान और वेंसंग ये प्राचीन काल में आए हुए थे। मार्को पोलो को तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। किसको? मार्को पोलो को। मार्को पोलो कब आया था? 1292-93 तक रहा। उसके बाद चर्चा करेंगे इब्न बतूता, निकोल कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकेतन, ओके, बर्नियर, ट्रेवेनियर, बर्नियर को ही फ्रांसीसी बर्नियर कहते हैं, ओके। तो इस तरह से इसके अलावे ये लोग तो मध्यकाल, जैसे अब्दुल रज्जाक, अलबर्नी, बर्नियर, टेवर्नियर, इब्न बतूता, ये सारे बदायूनी, ये सारे मध्यकाल में आए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो मध्यकाल में तो आए लेकिन हिंदू शासकों के समय में आए थे। दक्षिण के जैसे संगम वंश, तुलु वंश जो थे उनके समय में आए थे। तो इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रारूप में आपको बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेंस हो, ये आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट रहेगा उसे आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे और उन्होंने किस देश के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा, कौन से विदेशी यात्री भारत आए, किस देश के रहने वाले थे, वो कब से कब तक भारत में रहे, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का जिक्र किन पुस्तकों में किया है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। इसके अलावा जब वो विदेशी यात्री भारत आए उस समय भारत में शासन करने वाले शासक कौन था, और जो विदेशी यात्री आए वो भारत में किस रूप में आए। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक रूप से ही आया हो, कोई व्यापारी के रूप में आया, कोई जौहरी के रूप में आया, कोई लेखक के रूप में आया, जैसे वेंसंग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, जैसे मेगास्थनीज राजदूत के रूप में आया। तो इस तरह से इनका उद्देश्य अलग अलग रहा। कोई भी किसी भी उद्देश्य से आए हों, लेकिन वो थे तो यात्री ही, ट्रैवलर्स ही थे। तो इस तरह से इसकी चर्चा हम करेंगे कल के वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तो इसीलिए आप देखना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बर्नियर के सिद्धांत विवरण के आधार पर। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अब्दुल रज्जाक जो था वो आया था, तो वो मध्यकाल में आया। कब आया था अब्दुल रज्जाक जो आया था वो विजयनगर के शासक जो थे उनके समय में आया था, और विजयनगर के शासन के समय में, और इसके पहले वो ईरान का रहने वाला था। और उन्होंने इसके पहले जो भारत के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई थी वो किस यात्री की पुस्तकों का अध्ययन किया था? तो इब्न बतूता के पुस्तकों का अध्ययन किया था, रेहला। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि अब दुर्दाक हो गया। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन सा विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? यानी जब इस चैप्टर में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि कैसे किसी महिला को, किसी बच्ची को सती प्रथा के लिए विवश किया जाता है। वो सीन क्या भयावह होता है, इसका जिक्र मैं करूँगी चैप्टर को, इसीलिए आप पूरा ज़रूर देखें कि कितना भयावह होता है, कितना जीवंत इसमें इब्न बतूता ने खाका खींचा है। जैसे लगेगा, जैसे आप पढ़िएगा, जैसे आप इस लेक्चर को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये घटनाएं आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ओके, तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा विदेशी यात्री कौन था जो एक सती प्रथा के दृश्य देखकर वो मूर्छित हो जाता है? तो वो था इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? बर्नियर ने बताया कि 12 वर्ष की एक बालिका को कैसे सती प्रथा के लिए विवश किया जाता है और किस तरह से वो सती होने के लिए जाती है, वो दृश्य क्या होता है, इसकी चर्चा किसने किया है? बर्नियर ने किया है। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला तो लिखा जाता है, लेकिन लिखा गया है किसी अलग राइटर के द्वारा, लेकिन इन्होंने उस वृत्तांत का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 6,
मोहम्मद बिन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? यानी कि जो मैंने अभी कहा कि इब्न बतूता की पुस्तक रहला तो कहते हैं, लेकिन इब्न बतूता ने नहीं लिखा था। उसने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न जूजिए, और इसी के सुल्तान के कहने पर ही इसने इब्न बतूता के आंखों देखा हाल का उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? यानी कि मध्यकाल के वह किला जिसका वर्णन जितने भी विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने देखा या सुना तो उन्होंने अपने पुस्तक में उसका जिक्र किया ही है। वो किला कौन सा है? ग्वालियर का किला। ये ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन अलबर्नी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने जो भी हाल यहाँ का देखा भारत का, उसने अपने मार्को पोलो की जीवनी नाम की एक पुस्तक है और उसमें उसका जिक्र किया। जब विदेशियों ने उसके पढ़ा उसकी पुस्तक को तो भारत के बारे में जाना और यहाँ आने की उनकी उत्सुकता बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो ऐसा किसने लिखा है और किसने छोड़ा? तो ये इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मिस्र का रहने वाला था, मिस्र के मोरक्को का रहने वाला था और वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। तो उसी ने लिखा कि जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है उसी तरह से इसने भी अपना घर छोड़ा था। इब्न बतूता ने वह 1333 ईस्वी में भारत आया था और 1342 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इब्न बतूता काफ़ी विद्वान और काजी रह चुका था। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबर्नी जो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत आया था वो था मोहम्मद गजनवी के साथ। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेंसंग। वेंसंग का नाम आपने सुना होगा, जो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा भी ग्रहण किया था, वो भारत आया था। इनकी पुस्तक, वेंसंग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। वैसे नेक्स्ट चैप्टर आप देखना ना भूलिएगा, इसमें जितने भी आपने विदेशी यात्रियों को पढ़ा है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, कहाँ के रहने वाले थे, वो किस राजा के समय में आए थे, कब आए थे, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसीलिए आप नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर का पार्ट 2 आने वाला है उसको आप वेरी केयरफुली आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आया था भारत। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। इब्न बतूता के ग्रंथ का क्या नाम है? किताब उल रहला। घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी जिन्होंने बहुत जगहों पे घूमा था और बहुत सारी भाषाओं और बोलियों का जिन्हें ज्ञान था, तो वो व्यक्ति था पंडित राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 19, विदेशी यात्री टेबर्नियर पेशे से क्या था? यानी टेबर्नियर एक वर्नियर तो नाम है, ये ना समझिएगा कि मैं गलती से कह रही हूँ। टेबर्नियर भी है जो पेशे से जौहरी था, व्यापारी के रूप में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री जो था वो मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। अलबर्नी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? अलबर्नी द्वारा लिखी गई ग्रंथ तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद या भारत की खोज है।
इसी को तहकीक हिंद या तहकीकात हिंद को ही हिंदी में भारत की खोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मार्को पोलो किस देश से आया था? इटली से था। यात्रियों का राजकुमार के नाम से कौन जाना जाता है? वेन्संग। ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन है? ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक है रॉबर्ट सीवेल। क्वेश्चन नंबर 25, इब्न बतूता द्वारा वर्णित अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इब्न बतूता द्वारा वर्णित अश्व डाक व्यवस्था को उल्लुक कहा जाता है। ऐसे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगी डिटेल्स में कि कैसे उस समय के इब्न बतूता ने जिस डाक व्यवस्था की बात की थी वो आज के स्पीड पोस्ट की तरह था। उनका प्रकार और उनकी प्रक्रिया जो थी काफ़ी अलग थी। यानी कैसे एक डाकिया ज़्यादा से ज़्यादा तेजी में वो डाक पहुंचाता था, इसकी विधि की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बर्नियर द्वारा मुगल कालीन शहरों को कहा गया है, क्या कहा गया है? बर्नियर द्वारा मुगल कालीन शहरों को कहा गया है सीवीर नगर। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के अमझीरा में इब्न बतूता ने कितने स्त्रियों को सती होते देखा था? 3। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। पहला मुस्लिम विदेशी यात्री जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, यानी पुराण जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, तो पहला मुस्लिम यात्री जो भारत आया था उसने संस्कृत शिक्षा ग्रहण की, हिंदी सीखी और यहाँ के पुराण ग्रंथ जो है उसका भी अध्ययन किया था, वो था अलबर्नी, जो गजनी के समय में भारत आया था। इब्न बतूता की मृत्यु किस वर्ष हुई? इब्न बतूता की मृत्यु 1377 ईस्वी में हुई। ओके, तो ये था चैप्टर 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 9th, जिसमें आपको मध्ययुगीन काल में विदेशी यात्री जो आए उनके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आए, चैप्टर 9 का ही पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, या पार्ट 4 भी हो सकता है, तो इसीलिए इसे फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।